हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पेपर 1 फॉर यूजीसी नेट 2024। यानी आज ये जो सेशन बनने वाले हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे देखते ही पता चल रहा होगा कि आज का ये जो सेशन है पूरा का पूरा ये महा मैराथन सेशन होने वाले हैं। और आज के इस सेशन पर हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। जितना कि हमारे पेपर 1 में सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग में, पूरा का पूरा सिलेबस आज हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आज ख़त्म करते हैं। लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये वीडियो जब आप देखने के लिए बैठ रहे हो तो जो भी स्टिकी नोट्स आप लोगों ने क्लास के दौरान बनाया था वो स्टिकी नोट्स को लेकर बैठो अपने साथ, क्योंकि इस वीडियो को चलते चलते आप जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा एक एक टॉपिक, आप लोग अपना स्टिकी नोट्स को पलटकर देखते जाओगे। साथ ही साथ आप लोगों की रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देर के हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इन डिटेल कंसेप्ट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग फॉर यूजीसी नेट 2024 के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला कंसेप्ट लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हुए सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें पढ़ना होता है वो है स्टेटमेंट। देखो, एक स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है वो जिसका कोई ट्रूथ वैल्यू होती है। स्टेटमेंट हम उसी सेंटेंस को कहते हैं अ सेंटेंस विच हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू, जिसका कोई ट्रूथ वैल्यू होती है उसे हम एक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो कंसेप्ट हमें पढ़ाया जाता है ये प्रिलिमिनरी कंसेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो होता है कंसेप्ट हमें पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस या तो वो ट्रू हो सकता है एक टाइम पे, या तो वो सेंटेंस जो है वो फॉल्स हो सकता है। यानी एक ही सेंटेंस एक ही साथ ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। एक सेंटेंस एक टाइम में या तो वो ट्रू हो सकते हैं या तो वो फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल का मतलब होता है कि एक सेंटेंस एक टाइम में या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। ठीक है, चलो ये हो गया लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। अब आते हैं नॉन स्टेटमेंट्स। नॉन स्टेटमेंट क्या होता है? अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट डू नॉट हैव अ ट्रूथ वैल्यू। ये भी एक तरीके के सेंटेंस होता है जिसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता। जिस सेंटेंस का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन स्टेटमेंट्स। अब ये सारे कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। देखो, उसके बाद एक कंसेप्ट आते हैं आर्गूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्गूमेंट्स का ना एक वैलिड स्ट्रक्चर होता है। क्या? इसमें दो प्रीमाइसेस होनी चाहिए, दो प्रीमाइसेस होनी चाहिए और P1 P2 दो प्रीमाइसेस होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होनी चाहिए, एक कंक्लूजन होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो ये एक आर्गूमेंट कहलाएगा। ये एक आर्गूमेंट कहलाएगा। अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये एक आर्गूमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो ये आर्गूमेंट नहीं कहलाएगा। अब इसमें ना एक ट्विस्ट है। क्या? आर्गूमेंट में ना जरूरी नहीं है कि प्रीमाइस दो ही हो। मैंने यहाँ पर दो प्रीमाइसेस लिखी है, हो सकता है कि यहाँ पर P3 भी हो। यानी आर्ग्यूमेंट प्लस आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर होता है प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन, प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन। याद रखना, आर्गूमेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि दो प्रीमाइसेस ही होना होगा। ठीक है, आर्गूमेंट का जो स्ट्रक्चर होती है प्रीमाइसेस होना चाहिए, उसके साथ कंक्लूजन होना चाहिए, तब जाकर वो एक आर्गूमेंट बनती है, तब जाकर वो एक आर्गूमेंट बनती है। ठीक है, प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट। अब आते हैं प्रीमाइसेस किसे कहते हैं। प्रीमाइसेस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ऑल एक्टर, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि ऑल एक्टर इज डांसर। ठीक है, ऑल एक्टर इज डांसर। उसके बाद मैंने बोला एसर के इज एन एक्टर। ये हो गया हमारा P1, अर्थात पहला प्रीमाइसेस सबसे पहला ऑल एक्टर डांसर, ये हो गया हमारा P1। उसके बाद मैंने बोला कि एसआर के इज़ एक्टर, यानी एसआर के जो है शाहरुख खान जो है वो भी एक एक्टर हैं। उसके बाद इन दो सेंटेंस के बेस पर मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, क्या? कि शाहरुख खान जो है एसआर के इज़ अ डांसर, ये भी एक डांसर है। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस में मैंने बोल रखा कि सारे के सारे एक्टर्स जो होते हैं वो डांसर होते हैं। दूसरे प्रीमाइसेस में हमने बोला है कि
शाहरुख खान जो है वो भी एक एक्टर ही है, मतलब जब सारे के सारे एक्टर डांसर्स है तो शाहरुख खान भी तो एक एक्टर ही है, इसका मतलब वो भी एक डांसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रीमाइसेस, और इन दोनों प्रीमाइसेस के बेस में जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट हमने निकाला उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट हमने ड्रॉ किया उसे कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, चलो ये हो गया आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर। याद रखना आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन। प्रीमाइसेस चाहे 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक कंसेप्ट आते हैं जिसे कहते हैं सिलोजिज्म। वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी बोला, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के लिए, सिलोजिज्म का भी स्ट्रक्चर वही होती है, प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन। सिलोजिज्म का भी जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर भी होती है प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन, लेकिन सिलोजिज्म होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है कि प्रीमाइसेस जो है वो 2 होनी चाहिए। प्रीमाइसेस जो है वो 2 होनी चाहिए, सिलोजिज्म होने के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड है। प्रीमाइसेस जो है वो 2 होनी चाहिए, कंक्लूजन जो है वो 1 होना चाहिए। यानी दोनों प्रीमाइसेस की बेस पर जब एक कंक्लूजन ड्रॉ होती है उसे कहते हैं सिलोजिज्म, उसे कहते हैं सिलोजिज्म। आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या था, आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या था, आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर था प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन। सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर क्या बना, सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर क्या बना, 2 प्रीमाइसेस प्लस 1 कंक्लूजन। आर्गुमेंट हो सकता है प्रीमाइसेस 3, उससे हम 2 कंक्लूजन निकाले। आर्गुमेंट हो सकता है प्रीमाइसेस 4, उससे हम 3 कंक्लूजन निकाले, ये 2 कंक्लूजन निकाले। ये सब आर्गुमेंट में हो सकती है, लेकिन प्रीमाइसेस होने के लिए, सॉरी सिलोजिज्म होने के लिए ज़रूरी है कि आर्गुमेंट, सिलोजिज्म होने के लिए ज़रूरी है कि प्रीमाइसेस 1 होगा, सॉरी 2 होगा, और उसमें से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो 1 ही निकल के आएगा। दोनों प्रीमाइसेस की बेस पर जब एक कंक्लूजन निकल के आती है, ये होती है हमारा सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है हमारा सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो कहते हैं क्वांटिफायर और कैपुला का कंसेप्ट। क्वांटिफायर देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस पढ़ा कि ऑल मैन आर गुड। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेंटेंस को ले लो, ऑल मैन आर गुड। उसके बाद देखो 4 तरीके की सेंटेंस होती है, यहाँ पर चारों तरीके की सेंटेंस को जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है ऑल मैन आर गुड, एक होता है नो मैन आर गुड, एक होता है सम मैन आर गुड, एक होता है सम मैन आर नॉट गुड। अब देखो ऑल का कंसेप्ट आ रहा है, ऑल जहाँ कहीं भी आएगा उसका मतलब होगा वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ऑल का कंसेप्ट आना, इसका मतलब जो है कि जो स्टेटमेंट आपका है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है ऑल मैन आर गुड, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव, ये तो आपको पता चल ही रहा है, कोई नेगेटिव है नहीं, मतलब ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। मतलब ये वाला सेंटेंस जो है वो हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा वाला सेंटेंस को पढ़ो, नो मैन आर गुड, नो मैन आर गुड। इस सेंटेंस को ना घुमा के लिखा हुआ है, नो मैन आर गुड मतलब एक भी मैन जो है वो अच्छा नहीं है। क्या इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं कह सकते, ऑल मैन आर नॉट गुड, ऑल मैन आर नॉट गुड, ये भी तो कह सकते हैं ना हम, ऑल मैन आर नॉट गुड। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये होता है, क्योंकि ऑल लगा हुआ है तो यूनिवर्सल, अब नॉट गुड लगा हुआ है मतलब नेगेटिव, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं सम मैन आर गुड, सम मैन आर गुड। सम मैन आर गुड जो है सम लगा हुआ है, यानी ये यूनिवर्सल नहीं है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल नहीं है पर्टिकुलर है, सम लगा हुआ है। तो सम मैन आर गुड, आर लगा हुआ है मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव, देखो पर्टिकुलर पॉजिटिव लगाया हुआ है। उसके बाद आते हैं पर्टिकुलर सम है, उसके बाद सम मैन आर नॉट गुड, सम मैन आर नॉट गुड मतलब पर्टिकुलर सम के लिए पर्टिकुलर और नॉट गुड के लिए ये नेगेटिव हो गया, मतलब ये जो है पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, चारों तरीके की जो स्टेटमेंट होता है। अब जो यूनिवर्सल पॉजिटिव है उसे कहते हैं ए वाला स्टेटमेंट, जो यूनिवर्सल नेगेटिव है उसे कहता है ई वाला स्टेटमेंट। देखो यूनिवर्सल पॉजिटिव को ए वाला सेंटेंस कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव को ई कहते हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव को आई बोला गया है, पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखना, ए ई आई ओ। ए मतलब ऑल मैन आर गुड, ई मतलब नो मैन आर गुड, आई मतलब सब मैन आर गुड, एंड ओ मतलब सब मैन आर नॉट गुड। ठीक है, ऑल मैन आर गुड मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव, ऑल मैन आर नॉट गुड मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, सब मैन आर गुड मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव, सब मैन आर नॉट गुड मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव। हो गया, चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर कप्यूला और क्वांटिफायर किया। क्वांटिफायर का मतलब होता है जो आपको क्वांटिटी बताता है कि कितने अमाउंट में है, तो कौन, ऑल ये क्वांटिटी है, सम यानी कुछ लोग हैं ये भी क्वांटिटी बता रहा है, तो ऑल सम ये जो चीज़ें होती है सेंटेंस में इसे कहा जाता है क्वांटिफायर, इसे कहा जाता है
क्वांटिफायर, ऑल, सम, इसे कहा जाता है क्वांटिफायर। और कपूला किसे कहते हैं? जो यस और नो लगाया हुआ है, जो यस और नो लगाया हुआ है वो आपका होता है कपूला, वो आपका होता है कपूला। यानी जिस स्टेट जहाँ पे पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि आर लगाया हुआ है या फिर आर नॉट लगाया हुआ है, तो ये होता है आपका कपूला, ये होता है आपका कपूला, जो आर और आर नॉट लगाया हुआ होता है। मतलब जहाँ पे पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है आपका कपूला। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे। अब एक कंसेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, यानी कौन से टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो कई बच्चे हैं ना जो इसको याद करते हैं, जो ये चारों कंसेप्ट है, इन चारों कंसेप्ट को कई बच्चे हैं याद करते हैं, कई बच्चे इसको याद करते हैं कि ए वाला जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई वाला जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आई वाला जो सब्जेक्ट होता है उसका एक भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, नाइदर द सब्जेक्ट और नॉर द प्रेडिकेट, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और जो ओ वाला स्टेटमेंट है उसका प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसको याद करने से बेहतर मेरे पास एक कंसेप्ट है कि इसको समझ लो। कैसे? देखो कैसे समझाना है, कैसे समझना है इसको देख लो, मैं बता देता हूँ भाई कैसे समझाना है। तो इसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ लो, क्योंकि इसको समझ लेंगे तो ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं, याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, समझ लो कैसे समझना है इसको। देखो मैं बताता हूँ, आपके पास ए वाला सेंटेंस मतलब क्या है? ऑल मैन आर गुड, है ना, ऑल मैन आर गुड। जहाँ कहीं पर भी सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल लगा हो, सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल लगा है तो समझ लेना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल लगा है तो समझ लेना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और प्रेडिकेट के पहले अगर आर लगा है तो समझ लेना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर सब्जेक्ट के पहले सम लगा हो तो समझ लेना वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और प्रेडिकेट के पहले अगर आर नॉट लगाया हुआ है तो समझ लेना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट एक कॉलम बना लो और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल लगा हुआ है तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट के पहले अगर साम लगा हुआ है तो सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट के पहले अगर आर लगा हुआ है तो प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट के पहले अगर आर नॉट लगाया हुआ है तो प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और ये चारों सेंटेंस जो आप लोगों को याद करने के लिए दिया हुआ है इसके साथ मैं मिला के देखता हूँ। देखो मैं मिला देता हूँ। देखो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये जो है प्रेडिकेट का कॉलम है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के पहले अगर ऑल है तो सब्जेक्ट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बोला था। और सब्जेक्ट के पहले अगर सम होगा तो सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सेमली प्रेडिकेट के पहले अगर आर लगाया हुआ है तो प्रेडिकेट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट के पहले अगर आर नॉट लगाया हुआ है तो प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब देखो पढ़ो क्या कह रहा है। ए वाले सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है द सब्जेक्ट ओनली। ए वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी प्रेडिकेट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ए वाला सेंटेंस क्या है? ऑल मैन आर गुड। सब्जेक्ट के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑल लगाया हुआ है, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बिठाओ डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट के पहले क्या है? आर लगाया हुआ है, प्रेडिकेट के पहले अगर आर होता तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बिठाओ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आया? सब्जेक्ट जो है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड द सब्जेक्ट ओनली। हो गया? याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये टेबल याद रखोगे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये टेबल याद ना रखना चाहते हो, ये टेबल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर करो याद, किसने मना किया, लेकिन याद करोगे भूल जाओगे। अगर याद नहीं करनी है तो समझ लो चीज़ें, ये टेबल को समझ लो। ये टेबल समझ में आ गया, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से जाओ एग्ज़ाम दे के आओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो अब दूसरा सेंटेंस, एक और मैं सेंटेंस जो है मैं मिला देता हूँ। चलो उसको भी एक बार मिला लो, इसको मिटा देता हूँ। तो एक और जो सेंटेंस है उसको भी मिला लो। देखो ई वाला सेंटेंस को पकड़ते हैं।
ई वाला सेंटेंस, ई वाला सेंटेंस क्या है? ऑल मैन आर नॉट गुड। अभी अभी हमने पढ़ा पीछे, ई वाला सेंटेंस क्या होता है? ऑल मैन आर नॉट गुड, या तो फिर मैं लिख सकता था नो मैन आर गुड। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगाया हुआ है? ऑल, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्रेडिकेट के पहले क्या लगाया हुआ है? आर नॉट, क्या होगा? ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हो गया? मिला चीज़ें? कंसेप्ट आया समझ में? तो इस तरीके से इसको पढ़ लो। ठीक है, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। अब देखो, टर्म किसे कहते हैं? मेजर टर्म किसे कहते हैं? मिडिल टर्म किसे कहते हैं? और माइनर टर्म किसे कहते हैं? इसको समझ लेते हैं, मेजर, मिडिल और माइनर। देखो, जो पहला प्रीमाइसेस होती है उसे हम कहते हैं, जो प्रीमाइसेस 1 है उसे हम कहा जाता है मेजर प्रीमाइसेस, जो प्रीमाइसेस 2 है उसे कहा जाता है माइनर प्रीमाइसेस, और उसके बाद आता है कंक्लूजन। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? सिलोजिज्म या आर्गुमेंट? ये सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर है, ये सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि सिलोजिज्म के स्ट्रक्चर में दोनों प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन होती है ना? दोनों प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन होती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और एक कंक्लूजन, यानी 2 प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन। तो किसका स्ट्रक्चर बना? ये सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो 2 प्रीमाइसेस होती है उसमें जो पहला प्रीमाइसेस होता है उसे कहा जाता है मेजर प्रीमाइसेस, जो दूसरा प्रीमाइसेस होती है उसे कहा जाता है माइनर प्रीमाइसेस, और जो लास्ट वाले कंक्लूजन होती है उसे कंक्लूजन कहते हैं, है ना? यानी सी कहते हैं उस स्टेटमेंट को। तो प्रीमाइसेस 1 मेजर प्रीमाइसेस हम कैसे निकालेंगे, माइनर प्रीमाइसेस कैसे निकालेंगे? ठीक है, सॉरी, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में एक ऐसा टर्म जरूर होगा जो कॉमन होगा। प्रीमाइसेस 1 में देखो, ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी, SRK इज एन एक्टर, यानी एक्टर टर्म जो है ये कॉमन है दोनों में। तो प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में जो 2 कॉमन टर्म होती है, प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 में एक जो कॉमन टर्म है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है मिडिल टर्म, उसे कहा जाता है मिडिल टर्म। ये देखो, मिडिल टर्म कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट, यानी एक्टर, ये जो है हमारा मिडिल टर्म बन गया है। देखो, ये मिडिल टर्म बन गया है। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मिडिल टर्म बनेगा वो कंक्लूजन में नहीं होगा, वो टर्म कंक्लूजन में नहीं होगा। देखो भाई, कंक्लूजन में नहीं है वो टर्म बिल्कुल भी। ठीक है, अब आते हैं किस पे? मेजर टर्म। मिडिल टर्म निकालने के बाद मेजर प्रीमाइसेस में, यानी प्रीमाइसेस नंबर 1 पे जो पड़ा हुआ होता है, जो टर्म बचा हुआ है, यानी सेलिब्रिटी, ये हो गया हमारा मेजर टर्म, ये हो गया देखो हमारा मेजर टर्म। और मिडिल टर्म को निकालने के बाद प्रीमाइसेस 2 में जो बचा हुआ है, प्रीमाइसेस 2 में जो बचा हुआ है वो हो गया हमारा माइनर टर्म, वो हो गया हमारा माइनर टर्म। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो माइनर टर्म होगा वो कंक्लूजन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बनेगा, और जो मेजर टर्म होगा वो कंक्लूजन स्टेटमेंट का प्रेडिकेट बनेगा। ये भी कंडीशन मैच होना चाहिए, ये भी कंडीशन जो है मैच होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशन जो है मैच होना चाहिए। ठीक है, आ गया? ये समझ में आया कि मेजर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, और माइनर टर्म क्या होती है। मेजर, मिडिल और माइनर, मेजर, मिडिल और माइनर। मिडिल मतलब दोनों में कॉमन होगा, मिडिल को हटाने के बाद मेजर प्रीमाइसेस में जो पड़ा हुआ होता है वो मेजर टर्म, माइनर प्रीमाइसेस में जो पड़ा हुआ होता है वो माइनर टर्म। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। यहाँ पर पढ़ते हैं फिगर के बारे में कि फिगर क्या होती है। यहाँ पे पढ़ते हैं फिगर के बारे में कि फिगर क्या होती है। ठीक है, देखो फिगर कैसे निकालते हैं? फिगर निकालते हैं कि टर्म के पोजीशन के वाइज, टर्म के पोजीशन के वाइज हम मिडिल टर्म के पोजीशन के वाइज हम फिगर निकालते हैं कि मिडिल टर्म कहाँ पर बैठे, सब्जेक्ट में बैठे या प्रेडिकेट में बैठे। देखो यहाँ पे पढ़ लो, ये एक आर्गुमेंट है, सॉरी एक सिलोजिज्म है। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑल मैन आर गुड, उसके बाद कह रहा है एक्स इज अ मैन। अब देखो इन दोनों सेंटेंस का ये प्रीमाइसेस 1 है, ये प्रीमाइसेस 2 है। अब इन दोनों प्रीमाइसेस में जो है मेन मिडिल टर्म है, आप लोगों को दिख रहा है मेन जो है वो मिडिल टर्म है। अब मेन पहले वाले सेंटेंस में मेन कहाँ पर बैठे हैं? मेन जो वर्ड है वो पहले वाले सेंटेंस में कहाँ पे बैठे हैं, सब्जेक्ट में या प्रेडिकेट में? सब्जेक्ट में बैठा हुआ है, तो इसलिए हमने एस लिखा। उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में कहाँ पर बैठे हैं? मेन
ये प्रेडिकेट में बैठा है इसलिए हमने पी लिखा। तो इसका जो फिगर हो गया, ये वाले सेंटेंस का जो फिगर हो गया वो हो गया एस पी। ये वाले सेंटेंस का जो फिगर हो गया वो हो गया एस पी। दूसरे वाले सेंटेंस को देखो, क्या है, मिडिल टर्म जेनरस है, जेनरस मिडिल टर्म है। दोनों सेंटेंस में देखो प्रेडिकेट में बैठा है मिडिल टर्म, दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म जो है वो प्रेडिकेट में बैठे हैं, दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म जो है वो प्रेडिकेट में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फिगर हो गया वो हो गया पी पी, इसका जो फिगर हो गया वो हो गया पी पी। उसके बाद देखो दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म जो है वो सब्जेक्ट पर बैठा हुआ है, इसलिए इसका जो फिगर हो गया वो हो गया एस एस। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, मैन है, मिडिल टर्म क्या है, मैन है। पहले वाले सेंटेंस में प्रेडिकेट में बैठा, दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट में बैठ गया, तो इसका जो हो गया पी एस हो गया, इसका मूड सॉरी फिगर। ठीक है, इसका फिगर जो है पी एस हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूड के बारे में। मूड क्या होता है, मूड कैसे निकलते हैं कि एक सिलोजिज्म में जो प्रीमाइसेस है वो कौन से वाले सेंटेंस है, ए ई आई ओ में से जो प्रीमाइसेस है सिलोजिज्म का, ये एक सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म में जो प्रीमाइसेस 1 है वो कौन से वाला सेंटेंस है, ए ई आई ओ में से। प्रीमाइसेस 2 कौन से वाला सेंटेंस है, ए ई आई ओ में से। और कंक्लूजन जो है वो कौन सा वाला सेंटेंस है, ए ई आई ओ में से। इन तीनों को निकालेंगे, उन तीनों को बैक टू बैक बिठाकर उनका मूड बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो, प्रीमाइसेस 1 जो है क्या कह रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर, यानी ये कौन सा वाला स्टेटमेंट है, ए ई आई ओ। सम मतलब पर्टिकुलर है, सम का मतलब पर्टिकुलर है, आर है मतलब पर्टिकुलर पॉजिटिव है, मतलब ये आई वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, यानी ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, मतलब ये ए वाला सेंटेंस है। उसके बाद कह रहा है सम एक्टर्स आर डांसर, यानी सेम ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, मतलब ये भी आई वाला स्टेटमेंट है। तो इसका जो मूड होता है, ये आर्ग्यूमेंट्स का सॉरी ये सिलोजिज्म का जो मूड है वो हो गया आई ए आई। इन तीनों को बैक टू बैक बिठा देंगे, आई ए आई इसका मूड हो गया। ठीक है, आई ए आई इसका मूड हो गया है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंस मेथड। ठीक है, ये मेथड को भी पढ़ते हैं क्योंकि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, अगर आप लोगों को इस मेथड के रिलेटेड और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और जिन्होंने क्लास किया होगा उनको तो बिल्कुल ये मेथड सबसे बेहतर आता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अपने क्लास वाले कॉपी निकाल के इसके साथ मैच करो, और ये टेबल जो मैंने सिखाया था क्लास में। ठीक है, चलो स्टेटमेंट देखो, इनकम एक्सपेंस मेथड को हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, वेन डायग्राम क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसको सॉल्व करने के लिए भी हम इस मेथड को लगा सकते हैं। वेन डायग्राम को ना करें हम ये मेथड को लगा सकते हैं। जिनको वेन डायग्राम आता है वो वेन डायग्राम से कर लो, जिनको नहीं आता है वो ये वाला लगा लो मेथड। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि सम बॉटल आर ग्लासेस, इनकम वाले स्टेटमेंट। इनकम क्या होता है, सबसे पहले इनमें इनकम और एक्सपेंस क्या होता है। देखो, इनकम का मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पकड़ेंगे वो इनकम है। और जो आपको प्रूव करनी है, जो आपको जहाँ से आपको आंसर निकलना है, जो ऑप्शंस होगा आपके पास, वो होती है आपका एक्सपेंस स्टेटमेंट। मतलब जिसको आपको प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, वो हो गया आपका एक्सपेंस। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सम बॉटल्स आर ग्लास और ऑल द ग्लासेस आर केबल्स, ऑल द ग्लासेस आर केबल। दो आपको इनकम में बताया हुआ है, दो चीज़ें आपको इनकम में बताया हुआ है। और क्या आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि नो ग्लासेस आर केबल, ये सेंटेंस को भी प्रूव करो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और ये सेंटेंस को भी प्रूव करो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, अब इस यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए ना कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है इसको करने के लिए। कैसा कि इनकम जो है वो अगर ग्रेटर देन एक्सपेंस है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, तो कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा। अगर इनकम और एक्सपेंस इक्वल होगा तो भी कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, अगर इनकम कम हो गया और एक्सपेंस ज़्यादा, ये वाला अगर सिचुएशन आ जाए तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इनकम कम कर रहा है और खर्च ज़्यादा कर रहा है तो कैसे होगा, कैसे होगा, उधार लेना पड़ेगा ना।
नहीं चलेगा, उस केस में फॉल्स हो जाएगा। अगर इनकम ज़्यादा कर रहा हूँ, खर्च कम कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इनकम और एक्सपेंस सही सही इक्वल है तो भी ठीक है, चला जाएगा, मैं जितना ला रहा हूँ उतना मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है, बन जाता है। चलो ये वाले कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है, ट्रू और फॉल्स होने के जो क्राइटेरिया है इसको याद रखना। देखो पहले क्या कर रहा है, अब इस टेबल का क्या काम है यहाँ पर, इस टेबल का काम कुछ इस तरह है, अगर ऑल वाला सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट में 100 बिठाएंगे, प्रेडिकेट में भी 50 बिठाएंगे, अगर नो वाला सेंटेंस है तो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों में 100 बिठाएंगे। अगर सम वाले स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट में 50, प्रेडिकेट में भी 50 बिठाएंगे। अगर सम नॉट वाले स्टेटमेंट है तो 50 और 100 बिठाएंगे, ठीक है। देखो अब पहला सेंटेंस क्या है, सम वाला स्टेटमेंट है, ये वाला है सम वाला, तो सम वाले स्टेटमेंट के लिए क्या बिठाना है, 50-50 बिठाना है, बिठाओ, इसमें 50 बिठाओ, इसमें भी 50 बिठाओ। अब देखो ऑल वाला सेंटेंस है, उसके बाद ऑल वाला क्या इतना बिठाना है, 150, इसमें 100 बिठाओ, इसमें भी 100 बिठाओ, बिठा दिया 100। चलो उसके बाद कंक्लूजन में आ जाओ, नो वाला स्टेटमेंट है, नो मतलब ऑल नॉट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट है, कितना बिठाना है, 100 बिठाना है, बिठाओ भाई 100। उसके बाद सम वाले स्टेटमेंट है, मतलब फिर से हमारे पास क्या बिठाना है, 50-50, सम वाले है ना, तो 50-50 बिठाओ, ठीक है। अब देखो ये कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स है, इसको प्रूव करना है। क्या कंडीशन लगाया था, इनकम ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंस से, या तो फिर इनकम और एक्सपेंस इक्वल होना चाहिए, तब जाके ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो ग्लासेज आर केबल। अब देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है नो ग्लासेज आर केबल, क्या ये स्टेटमेंट एज इट इज ग्लासेस और केबल ये दोनों टर्म क्या मुझे एक सेंटेंस में दिख रहा है इनकम में। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि ग्लासेस और केबल जो हमारे कंक्लूजन में है वो सेंटेंस क्या हमें इनकम में, यानी जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, वहाँ पर दिख रहा है क्या एक ही सेंटेंस में ये दोनों टर्म। हाँ जी दिख रहा है, ग्लासेस और केबल दिख रहा है भाई, तो चलो कर लो, देर किस बात की, ग्लासेस और केबल। अब देखो ग्लासेस इनकम में कितना है, 100 है, एक एक करके मिलाएंगे, पहले सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को मिलाएंगे, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट नहीं, ग्लासेस के साथ ग्लासेस, केबल के साथ केबल को मिलाएंगे। चाहे यहाँ पर केबल प्रेडिकेट में भी होता, सब्जेक्ट में भी होता, एक्सचेंज भी होता, तो भी ऐसे ही मिलाते हैं, ठीक है, सेम सेंटेंस को मिलाएंगे। ग्लासेस यहाँ पर 100 है इनकम में, और ग्लासेस यहाँ पे कितना है, ग्लासेस यहाँ पर भी 100 है एक्सपेंस में, मतलब इनकम और एक्सपेंस इक्वल है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, ये कंडीशन राइट है। अभी देखो केबल को मैच करो, केबल यहाँ पर 100 है और केबल यहाँ पर भी 100 है, इनकम में भी 100, एक्सपेंस में भी 100, मतलब फिर से दोनों इक्वल, चलेगा। हाँ जी बिल्कुल चलेगा सर, क्या कह रहे हो, बिल्कुल चलेगा, दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, ठीक है, जो पहला वाला स्टेटमेंट। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आओ, क्या कह रहे हैं, सम केबल आर बॉटल। अब देखो केबल और बॉटल एक ही सेंटेंस में है क्या, नहीं है, केबल यहाँ पर है और बॉटल जो है वो यहाँ पे है। देखो केबल और बॉटल जो है वो एक सेंटेंस में है नहीं, अगर ऐसे हो जाए कि एक सेंटेंस में मेरा दोनों टर्म है नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में केबल कहाँ पर है, केबल ये वाला सेंटेंस में है, बॉटल कहाँ पे है, फर्स्ट वाला सेंटेंस में है, तो पहले इन दो सेंटेंस का, ये दो सेंटेंस का पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालेंगे। निकालो मिडिल टर्म क्या है, ग्लासेस मिडिल टर्म है, ग्लासेस। अब मिडिल टर्म निकालने के बाद एक चीज़ हमें वेरीफाई करनी होती है कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में भी मिडिल टर्म को 100 होना चाहिए। अगर दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म जो है वो 50 है, अगर मिडिल टर्म दोनों सेंटेंस में 50 है तो यहीं पे सेंटेंस को गलत मान लेंगे, आगे जाएंगे नहीं, ये रूल्स है। अगर दोनों में से किसी एक भी सेंटेंस में मिडिल टर्म जो है अगर 100 है तो आगे बढ़ेंगे, अगर दोनों में ही 100 है तो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर दोनों में 50 हो गया तो यहीं पे गलत मान लेंगे, अगर एक में 100 है तो भी आगे चेक करेंगे, दूसरे दोनों में 100 है तो भी आगे चेक करेंगे। तो देखो क्या ये में ग्लास और ग्लासेस, ये दोनों ग्लासेस, इसमें एक में भी 100 है क्या, इसमें 50 है, हाँ जी इसमें 100 है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जाएंगे, अब हम केबल जो है वो चेक करेंगे दूसरे वाले सेंटेंस के साथ, और बॉटल जो है वो चेक करेंगे पहले वाले सेंटेंस के साथ, ठीक है। देखो बॉटल यहाँ पर क्या है, 50 है, और यहाँ पे बॉटल क्या है, 50 है, दोनों सही है, मतलब सेम है, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो केबल, केबल क्या है, इनकम में केबल जो है 100 है और एक्सपेंस में केबल जो है वो 50 है,
मतलब इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम, मतलब ये भी सेंटेंस जो है ये भी ट्रू है। दोनों सेंटेंस ही हमारा ट्रू है। इस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस ही हमारा ट्रू है। ये जो मेथड है इसे कहते हैं इनकम एक्सपेंस मेथड। ये वाला एक क्वेश्चन है जो आप लोग करोगे, मैं इसको भी एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो पहले वो वाला ट्रेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या था? ऑल वाला सेंटेंस के लिए था क्या? 150 था। नो वाला सेंटेंस के लिए क्या था? 100 था। ठीक है, सम वाले सेंटेंस के लिए क्या था? 50 था। सम नॉट वाले सेंटेंस के लिए था 50 100, है ना? यही था ना वो टेबल जो था, ये था। अब चलो इस टेबल के अकॉर्डिंग बिठाते हैं यहाँ पर। देखो नो वाला सेंटेंस है, कितना बैठेगा? 100 बैठ जाएगा। ऑल वाला सेंटेंस है मतलब 150 बैठेगा। नो वाला है फिर से 100 बैठेगा। सम वाला है 50 बैठेगा। चलो अब देखो, नो गर्ल इज रेड। गर्ल और रेड एक सेंटेंस में है क्या? नहीं है। गर्ल और रेड एक सेंटेंस में नहीं है। मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो गर्ल और रेड, एक ये सेंटेंस को पहले देखो, गर्ल और रेड दो टर्म है, तो ढूंढो यहाँ पर दो टर्म को ढूंढो। एक सेंटेंस में है क्या गर्ल और रेड? नहीं सर, दोनों अलग अलग सेंटेंस में है। तो क्या करना है? मिडिल टर्म निकालना है। क्या मिडिल टर्म है? ये मिडिल टर्म हो जाएगा बॉय। बॉय जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म का क्या कंडीशन है? दोनों में से किसी एक में 100 होना चाहिए। दोनों में से किसी एक में 100 होना चाहिए। है सर, दोनों में ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चेक करो, गर्ल एक्सपेंस में 100 है, गर्ल इनकम में क्या है? गर्ल इनकम में भी 100 है, मतलब इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल है। इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। अब देखो रेड, देखो एक्सपेंस में 100 है और इनकम में रेड कितना है? 50 है। इनकम कम हो गया एक्सपेंस से, चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इनकम अगर कहीं पर भी कम आ गया, लेस आ गया, स्टेटमेंट गलत। आगे बढ़ जाओ, देखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट गलत, उसका वेन डायग्राम करके भी फायदा नहीं है, वो गलत ही होगा, उसका वेन डायग्राम बनेगा नहीं, वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत होगा, याद रखना। वेन डायग्राम से भी अगर करोगे तो गलत ही आएगा, वो स्टेटमेंट प्रूफ नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा, वो गलत होगा, वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। अब 4 नंबर को देखो, रेड और बॉयज़ है क्या एक में? नहीं सर, एक में है ना, दो नंबर में दोनों ही रेड और बॉयज़। तो कर लो, रेड जो है यहाँ पर 50 है इनकम में, यहाँ पर भी 50 है, दोनों ही सही है। बॉयज़ जो है इनकम में 100 है, बॉयज़ जो है एक्सपेंस में 50 है, यानी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस है। तो क्या है? करेक्ट है। मतलब ये वाला सेंटेंस जो है वो वैलिड है और ये वाला सेंटेंस जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, मतलब ये फॉल्स है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन जो है वो सही है, कंक्लूजन जो है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से ये वाले प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है एरिस्टोटेलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पर सबसे पहले काम आएगा AEIO, ये चारों सेंटेंस। कैसे करते हैं? देखो, ऐसा एक हमारा स्क्वायर होता है, ऐसा एक इसमें स्क्वायर होता है। ठीक है, इस स्क्वायर में यहाँ पर हम बिठाते हैं A, यहाँ पर E, यहाँ पर I, यहाँ पे O। A और E के बीच में एक रिश्ता होता है जिसका नाम है कॉन्ट्ररी। A और E के बीच का जो रिश्ता है उसका नाम है कॉन्ट्ररी। I और O के बीच में जो रिश्ता होता है उसका नाम है सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, E और O के बीच में जो रिश्ता होता है वो होता है सब अल्टरनेशन, और A और I के बीच में भी जो रिश्ता होता है वो भी होता है सब अल्टरनेशन। ठीक है, अब आपको पढ़ना ऐसे है कि कॉन्ट्ररी रिश्ता में क्या होता है। कॉन्ट्ररी A और I के बीच का है, A और E के बीच का रिश्ता है कॉन्ट्ररी। A और E के बीच का रिश्ता होता है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी में क्या होता है? कॉन्ट्ररी रिश्ते में होता ऐसा है कि दोनों में से किसी एक को फॉल्स होना ही है। कॉन्ट्ररी का मतलब है कि दोनों में से किसी एक को फॉल्स होना ही है। दोनों में से किसी एक को, या तो A फॉल्स होगा या तो E फॉल्स होगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। ये कंडीशन है, याद रखना, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है? सब कॉन्ट्ररी में I और O दोनों में से एक को ट्रू होना ही है। बिल्कुल कॉन्ट्ररी का उल्टा, दोनों में से एक को ट्रू होना ही है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता। बिल्कुल कॉन्ट्ररी का ऑपोजिट होता है सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, अब आते हैं सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन क्या होती है? सब अल्टरनेशन होता है कि ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड एंड फॉल्सिफाई फ्लोज अपवर्ड।
यानी नीचे वाला अगर फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा, और अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, नीचे वाला भी ट्रू होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नीचे वाले को ट्रू बोल देंगे और आपको पूछेगा कि बताओ ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, वो फॉल्स होगा, सॉरी वो अनडिटरमाइंड होगा। वो अनडिटरमाइंड मतलब आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी कंडीशन हमारे को बताया हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा, याद रखना। क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया अगर ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, अगर ऊपर वाला अगर नीचे वाले फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। ठीक है, ये टेबल को याद रखना, प्लेसमेंट याद रखना इसका, AEIO, ये प्लेसमेंट गड़बड़ कर दोगे सब रूल्स गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाला अगर ट्रू है तो ऊपर वाला भी, नीचे वाला अगर फॉल्स है तो ऊपर वाले भी फॉल्स होगा। फॉल्सिफाई फ्लोड अपवर्ड, यानी नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। और ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड, यानी ऊपर वाला अगर ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। ठीक है, और अगर कोई नीचे वाले को ट्रू कहते हैं और पूछेगा कि ऊपर वाला क्या है, तो उस केस में आंसर हो जाएगा अनडिटरमाइंड। उस केस में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनडिटरमाइंड। ठीक है, वो हो जाएगा अनडिटरमाइंड, वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वैसा कुछ कंडीशन बताया हुआ नहीं है हमारे को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार ऐसे मैं बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको एक ए वाला सेंटेंस बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑल मैन आर गुड, ऑल मैन आर गुड, ये आपको बताया हुआ है सेंटेंस। ठीक है, ऑल मैन आर गुड, और आपको करना है, आपको पूछ लिया कि बताओ ऑल मैन आर नॉट गुड, ये वाला इसको बोल दिया कि ये वाला सेंटेंस जो है इसे बोल दिया कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। आपको पूछ रहा है कि ये वाला सेंटेंस क्या होगा, ऑल मैन आर नॉट गुड। तो ऑल मैन आर गुड ये कौन सा सेंटेंस है, ये ए वाला सेंटेंस है, और ये कौन सा सेंटेंस है, ये ई वाला सेंटेंस है। ए और ई के बीच का क्या रिश्ता है, ए और ई के बीच का रिश्ता जो है वो है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का कंडीशन क्या था कि दोनों में से एक को फॉल्स होना ही है, दोनों एक साथ ट्रू जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो क्या हमें क्या बोला, हमें ए वाले सेंटेंस को ट्रू बोल दिया, और कंडीशन क्या है कि एक को फॉल्स होना ही है, मतलब ई वाला सेंटेंस जो है आंख बंद करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये फॉल्स है, आंखें बंद करके करके आओ कि ये वाला सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके की यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डेली बेसिस पर क्विज करवाते हैं, वहाँ से जुड़ जाओ हमारे साथ। हम रोज कर जो क्विज करेंगे वहाँ पर सारे के सारे कंसेप्ट क्विज के जरिए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैराथन सेशन है, यहाँ पर हम क्विज कोई भी क्वेश्चन नहीं डाले हैं। क्वेश्चन अगर आपको करना है तो हमारे चैनल पे जाओ, चैनल पे कई सारे क्वेश्चन रिकॉर्डेड भी है, कई सारे, इसका एक अलग से कंसेप्ट भी, इसका पूरा का पूरा एरिस्टोटेलियन स्क्वायर के ऊपर ही एक वीडियो रिकॉर्डेड है, वहाँ पर अगर आपको डिटेल देखना है ये वीडियो, क्योंकि ये रिवीजन है, यहाँ पर हम डिटेल बात नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिखा पाएंगे। तो अगर डिटेल देखना है विथ क्वेश्चन तो उस वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लिंक आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा, लिंक आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्ट्ररी का कंडीशन, सब कॉन्ट्ररी का, ये जो उसके बाद ये जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी, और ये जो है सब अल्टरनेशन। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्टरी का मैंने बताया नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे जो रिश्ता होता है ए और ई के बीच और आई और ओ के बीच, जो डायगनल होते हैं, यानी ये वाला अगर ट्रू है तो डायगनल जो है वो फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये वाला जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे होता है, एक को ट्रू मान दिया तो अपोजिट फॉल्स होगा, अब इसको भी ट्रू मान लेंगे तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में किसी एक को ट्रू बोलेंगे तो अपोजिट फॉल्स होगा, किसी को फॉल्स बोलेंगे तो अपोजिट ट्रू होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रमाणाज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रमाणाज। अब देखो प्रमाण में क्या होता है, 6 जो है वो हमारा आस्तिक स्कूल है और 3 जो है वो हमारा नास्तिक स्कूल है। आस्तिक स्कूल में क्या क्या आते हैं, आस्तिक में आते हैं सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और योग। वेदांत, न्याय, अच्छा वेदांत अच्छा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये 6 आते हैं। सांख्य, योग 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मेंशन है, योग यहाँ पर मेंशन नहीं है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये आती है हमारा आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। और नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या होता है, बुद्धिस्ट, जैनिश और चारवाक। बुद्धिस्ट, जैनिश और चारवाक। ठीक है, अब देखो प्रमाण का कुछ टाइप्स होते हैं, क्या क्या। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण को कहते हैं परसेप्शन। फिर आते हैं अनुमान, अनुमान को कहा जाता है इन्फरेंस। फिर आते हैं उपमान, उपमान को कहते हैं कंपैरिजन। फिर आते हैं शब्द, शब्द को कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी।
फिर आते हैं अर्थपत्ति, अर्थपत्ति को कहते हैं इम्प्लीकेशन। फिर आता है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि को कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन, अनुपलब्धि का कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण का ना बेसिकली दो कंसेप्ट होती है प्रत्यक्ष का। क्या क्या, यहाँ पर पढ़ लो। एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन और एक होता है रिमेंबर्ड परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन को हम कहते हैं अनुभव और दूसरा होता है स्मृति, जिसे रिमेंबर परसेप्शन कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का ऐसे दो पार्ट है, एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन, एक होता है अनुभव परसेप्शन। मतलब एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव और दूसरा है रिमेंबर्ड परसेप्शन, सॉरी, जिसका मतलब होता है स्मृति, इसका मतलब होता है स्मृति। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मृति। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के अलावा और भी दो डिवीजन होती है इसका, प्रत्यक्ष प्रमाण का और भी दो डिवीजन होता है। क्या क्या, ये दो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा भी और दो डिवीजन होती है प्रत्यक्ष प्रमाण का। क्या, एक होता है निर्विकल्प और एक होता है सविकल्प। एक होता है निर्विकल्प, दूसरा होता है सविकल्प। निर्विकल्प का मतलब क्या होता है? निर्विकल्प का मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, जो हमने एक्सपीरियंस किया है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा, उसको अगर कुछ अलौकिक चीज़ें दर्शन हुई हैं तो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मेरे साथ हुआ क्या था। ठीक है, तो ऐसा होता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है लेकिन हम वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो होती है निर्विकल्प। और जो हमने एक्सपीरियंस किया है और उसे हम बोल पा रहे हैं एज इट इज़, वो होती है सविकल्प। जो हमने एक्सपीरियंस किया है और उसे हम बोल पा रहे हैं एज इट इज़, वो होती है सविकल्प। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा, अब सविकल्प का तीन पार्ट है, सविकल्प का तीन पार्ट, सॉरी दो पार्ट है, सविकल्प का भी दो पार्ट है। क्या क्या, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक का मतलब क्या है? लौकिक का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस्ड विद सेंसेस, यानी जो एक्सपीरियंस मैं अपने पंचों इंद्रियों द्वारा, यानी पांच के पांच जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसके जरिए अगर मैंने कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो होती है लौकिक। और अलौकिक का क्या होता है? नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्सपीरियंस का सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है नहीं, वो होती है हमारा अलौकिक, वो होती है हमारा अलौकिक। ठीक है, अलौकिक का भी तीन पार्ट होता है। क्या, एक होता है समान लक्षणा, दूसरा होता है ज्ञान लक्षणा, तीसरा होता है योगजा। एक होता है समान लक्षणा, दूसरा होता है ज्ञान लक्षणा, तीसरा होता है योगजा। ठीक है, समान लक्षणा का मतलब क्या है? समान लक्षणा का मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ का, जैसे मैंने बता दिया कि आप मेरे बेडरूम में जाओ, वहाँ पर बिस्तर पे एक लंबा डिजिटल डिवाइस पड़ा हुआ होगा जिसको ऑन करते ही मेरा फोटो आएगा सामने। जब उस फोटो को आप स्लाइड करोगे तो तुरंत उसका कैमरा ऑन हो जाएगा और वो मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा। वो चीज़ मेरे पास लेके आओ, वो मेरा फ़ोन है। अब जैसे ही आप जाओगे मेरे बेडरूम में, आपको खाट में अगर आप देखोगे बिस्तर पर, तो वो चीज़ें अगर पड़ा हुआ होगा तो आप देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ, इसी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, कि मैंने जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जब आप चीज़ें को आइडेंटिफाई करते हो तो ये होती है समान लक्षणा। ठीक है, अब ज्ञान लक्षणा क्या है? ज्ञान लक्षणा वो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे देख रहे हो, एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा कश्मीर का आप एक विजुअल देख रहे हो और आपको ना ठंड महसूस हो रही है, आपको साथ ही साथ ठंड महसूस होने लग रहा है, तो क्या है, आपके जहन में वो चीज़ें हैं कि बर्फ़ होता है तो मतलब है कि वो ठंड है, बर्फ़ की जगह मतलब ठंड होगा। तो जैसे ही आप टीवी में विजुअल कर रहे हो बर्फ़, तो आपको तुरंत ठंड लग रहा होगा, आपको तुरंत उसमें ठंड लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बर्फ़ होता है, तो मतलब वहाँ पे अगर हाथ रखूँगा तो मेरा ठंड लगेगा। तो आप विजुअल कर रहे हो अपने आप को कि आपके भी आसपास बर्फ़ गिर रहा है, तो आपको ठंड लग रहा है ना। ये होती है ज्ञान लक्षणा। क्यों? क्योंकि उसके वो ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए इसे कहा जाता है ज्ञान लक्षणा। ओके, उसके बाद आते हैं योगजा। योगजा का मतलब है कि कोई भी इंट्यूसिव परसेप्शन जो होता है, जो इंट्यूसिव परसेप्शन होता है बाय द योगीज, जो योगी लोग जो परसेप्शन कर चुके हैं, वो होती है योगजा, वो होती है योगजा। फॉर एग्जाम्पल, कोई योगी, उनको किसी टाइप की कई सारे परसेप्शन उनके जहन में होती है, लेकिन वो हम एज अ नेचुरल पर्सन, हम एज अ जनरल पर्सन, हम उसको नहीं परसेप्ट कर सकते, हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, तो वो होती है योगजा, जो है इंट्यूसिव परसेप्शन ऑफ द योगीज। ठीक है, वो योगीज के जरिए जो परसेप्शन होती है उसे कहा जाता है योगजा। ये हो गया प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का बाद। अब आते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस। अनुमान का मतलब होता है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब कि मैंने कोई अनुमान लगा लिया। इन्फरेंस का मतलब होता है ये अनुमान जो है ये ट्रू होती है। अनुमान जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बादल देखा,
बादल देख के मैंने बोल दिया कि आज जो है वो बारिश होने वाला है, बादल देखकर हमने बोल दिया कि ये बारिश होने वाला है। ये एक तरीके की अनुमान है जो सत्य होता है, एक तरीके की अनुमान है जो सत्य होता है। अनुमान मतलब कुछ चीज़ें देखते हुए हम इसको अनुमान लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल धुआं देखा तो बता कि वहाँ पर आग होगा, धुआं देख के पता चला कि वहाँ पर आग जल रहा होगा। ठीक है, अब देखो अनुमान का जो है वो 3 तरीके की होती है। एक होती है पूर्वत, दूसरा होता है शेषवत, तीसरा होता है सामान्यतः दृष्टा। पूर्वत का क्या मतलब है? पूर्वत का मतलब है कि होने के पहले, जैसे बादल देखा, देख के ही पता चल रहा है कि आज बारिश होगा। बादल देख के बारिश होने वाला है, इस चीज़ का आशंका लगाना, इस चीज़ का अनुमान लगाना, ये होती है पूर्वत। मतलब काम होने से पहले मेरे को पता चल रहा है, तो ये होता है पूर्वत। शेषवत क्या होता है? सुबह उठ के देखा कि फर्श जो है वो गीली है, मतलब क्या है? फर्श जो है वो गीली है, मतलब कल रात को बारिश हुआ होगा, इसलिए आंगन जो है, फर्श जो है वो गीला है। गीला क्यों होगा? क्योंकि कल रात को बारिश हुआ था, यानी पहले हो चुके हैं काम। होने के पश्चात जब हमें पता चल रहा है, होने के पश्चात जब हम अनुमान लगाते हैं तो उसे कहते हैं शेषवत। और होने से पहले जब हम अनुमान लगाते हैं, जैसे बादल देखा, बारिश होने वाले हैं, ये पता चल रहा है कि काम बाद में होने वाला है, पहले अनुमान लगा रहे हैं, वो होती है पूर्वत। और जब काम हो जाने के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि ये हुआ होगा, वो होती है शेषवत। ठीक है। सामान्यतः दृष्टा का मतलब क्या होता है? जैसे सामान्यतः दृष्टा मतलब प्रेजेंट में जो धुआं निकल रहा है, कहीं से भी धुआं निकल रहा है, धुआं निकलते हुए देखकर पता चला कि अरे यार वहाँ पे आग लगी है क्योंकि धुआं निकल रहा है, वहाँ पर आग लगी है क्योंकि धुआं निकल रहा है। तो ये होता है जो प्रेजेंट केस में होती है, ये होती है सामान्यतः दृष्टा। ठीक है, ये होती है सामान्यतः दृष्टा। चलो, ये हो गया अनुमान। अब हम आते हैं उपमान का। उपमान प्रमाण क्या होते हैं? उपमान का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी भी बताया ना कंपैरिजन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने मार्केट भेजा, मैंने बोला कि ब्रोकली लेके आओ, आपको नहीं पता कि ब्रोकली होता क्या है। मैंने बोला फूल गोभी की तरह दिखती है, हरे कलर का होगा, फूल गोभी की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम फूल गोभी ही होगा लेकिन हरे कलर का। अब जाओ मार्केट में लेके आओ, वही ब्रोकली है। आपने मार्केट में गया, आपको दिखा फूल गोभी हरे कलर का, आपने लेके आ गया, वो ब्रोकली था। ठीक है, ये होती है उपमान। मतलब जब किसी चीज़ को बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल उसका कोई एक स्केच ड्रॉ कर दी जाती है आपके सामने, वो होती है उपमान। ठीक है, अब आते हैं शब्द। शब्द जो होता है जिसे वर्बल टेस्टिमनी कहा जाता है, शब्द को वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। शब्द जो होता है वो वर्बल टेस्टिमनी होती है। ये 2 काइंड्स की होती है, दो तरीके की होती है। एक होता है वैदिक, एक होता है सेक्युलर। एक होता है वैदिक, एक होता है सेक्युलर। वैदिक मतलब जो वेद में कहा गया है, जो वेद में कहा गया है, जो दैविक है, उसे कहते हैं वैदिक। जो वेद में कहा गया है, ईश्वर की वाणी जो वेद में कहते हैं, उसे कहते हैं वैदिक और अलौकिक। और लौकिक और सेक्युलर क्या होता है? जो हमारे आप्त पुरुष के द्वारा कही गई हुई वचन है, जो आप्त पुरुष यानी पूर्व पुरुष के द्वारा कही गई हुई वचन है, जो हम मानते हुए आ रहे हैं, उसे कहते हैं लौकिक। उसे कहते हैं लौकिक या तो फिर सेक्युलर। ठीक है, उसे कहते हैं लौकिक या तो फिर सेक्युलर। अब लौकिक का 2 होती है, एक होती है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुनते हुए याद रख रहा है, जो सुन के जो परंपरा क्रम चल रहा है, सुने याद रख रहा है, वो होती है श्रुति। स्मृति का मतलब जो स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, जो स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, वो होती है स्मृति। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थपत्ति प्रमाण। अर्थपत्ति क्या होती है? ये भी एक तरीके के अनुमान लगाना ही होता है, लेकिन ये गलत होगा, ये गलत अनुमान है। ये अनुमान जो है गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आज फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स मेरे घर पे आए, पूछा कि सर कहाँ है, तो मेरे घर वाले बोले कि सर घर पे नहीं है। उसने एग्जाम्पल लगा लिया कि सर घर में नहीं है, मतलब सर पूरा शहर में ही नहीं है, सर बाहर चले गए कहे। तो उसने जाके पूरे क्लास में बता दिया कि भाई सर आज घर में नहीं है, मतलब सर तो बाहर गया, आज का क्लास ऑफ है। हो सकता है मैं घर से निकाल के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, या तो फिर घर से निकल के मैंने इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, या फिर मैं कोई ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, मैं इसके बाद क्लास लूँगा। वो घर के आके पूछा, उसको पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसने जाकर क्लास में बता दिया कि सर घर पे नहीं है। सर घर पे नहीं है मतलब आज सर बाहर गया है, तो सर क्लास ही नहीं लेंगे, सर आउट ऑफ स्टेशन है। उसने जाकर बोल दिया सर आउट ऑफ स्टेशन है, जबकि मेरे घर वाले ने बोला था कि सर घर पे नहीं है, ये नहीं बोला था कि सर आउट ऑफ स्टेशन है। उसने आंसर लगा लिया कि सर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन है, सर आज क्लास नहीं लेंगे। ये होती है अर्थपत्ति। ठीक है, अर्थ का नए तरीके से उत्पत्ति कर लेना, अर्थ का दूसरा चीज घुमा के अर्थ का अनुमान लगाना, वो होती है अर्थपत्ति। ठीक है, अब आते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें नहीं है वो देखकर पता चल जाना कि ये चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर एब्सेंट है, ये यहाँ पर एब्सेंट है, उसको देख के पता चल जाना, वो होता है अनुपलब्धि। ठीक है, वो होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है? अनुपलब्धि का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा हो रही है, घर पे कोई पूजा अर्चना कोई काम हो रही है, वो देखकर आपको पता चल जाता है, पूजा अर्चना जो काम हो रही है वो देख के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक घाट होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ आम पत्ता रखे होंगे,
जो हमारे रिचुअल्स है वो रिचुअल्स पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें वहाँ पर चाहिए पूजा के लिए, तो वो सब रखे हुए होने चाहिए। वो मिसिंग है, आपको देख के पता चल रहा है कि नहीं ये मिसिंग है, तो ये वहाँ पर होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं है, फिर भी उस चीज़ का ज्ञान आपको हो रहा है, तो इसे कहते हैं अनुपलब्धि। जो नहीं है, नॉन एप्रीहेंशन, जो नहीं है उसका ज्ञान हो जाना, जो नहीं है वहाँ पर एब्सेंट है, फिर भी उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है आपको, ठीक है, ये होता है अनुपलब्धि। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली, पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग हमने कर लिया, सिवाय एक चीज़ का, जो कि है क्या, फैलेसीज, जो कि है फैलेसी। अब फैलेसी जो है वो मैं इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहता, फैलेसी को मैं ऑलरेडी अलग से कर चुका हूँ, रिकॉर्ड करके चैनल में दे दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और उस चीज़ का लिंक आप लोगों को अभी आई बटन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में। यहाँ पर फैलेसी सारे स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं फैलेसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फैलेसी की अलग से वीडियो हमने बना चुके हैं, स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिख रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।